सूर्य मानस चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित साकेत के बारे में विचार करेंगे। साकेत प्रबंध काव्य है। गुप्त जी के काव्य में भारत की प्रायः सभी प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व विद्यमान है। अवश्य ही इनमें वैष्णव हिंदू परंपरा को और उसमें भी महाभारत को प्रमुखता प्राप्त है। बौद्ध, शाक्त, सिख, मुस्लिम आदि परंपराओं को भी प्रतिनिधित्व देकर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन विकास प्रस्तुत किया गया है उनकी रचनाओं। गुप्त जी की प्रतिनिधि रचना साकेत भारतीय जीवन का महाकाव्य है एवं महाकाव्य की नवीन परंपरा का प्रवर्तक काव्य भी। अपनी नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं तथा कलात्मक विशेषताओं के साथ ये प्रबंध काव्य रूढ़ियों से सर्वदा मुक्त होते हुए भी साहित्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सका है। कवींद्र रविंद्र से प्रेरणा प्राप्त कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक निबंध में कवियों द्वारा उर्मिला की उपेक्षा पर खेद प्रकट किया था। फलतः उनके प्रिय शिष्य मैथिली शरण गुप्त जी इस क्षतिपूर्ति का निश्चय किया। साकेत में ये संकल्प ही प्रतिफलित हुआ है, ये पढ़ते वक्त हमें समझ पाएंगे। वैसे तो इसके प्रकाशन के पूर्व ही उर्मिला काव्य की रचना हो चुकी थी, पर कवि हृदय से राम भक्त है, इसलिए बहुत दिन तक उसमें परिवर्तन होता रहा। अंत में उसे वर्तमान साकेत का रूप देकर संवत 1988 में प्रकाशित किया गया। साकेत का कथानक भारत की चिर विश्रुत राम कथा है। गुप्त जी ने पूर्ववर्ती राम साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण करते हुए भी इसे नवीन रूप में उपस्थित किया है। प्रस्तुत काव्य का आरंभ लक्ष्मण उर्मिला के प्रेमालाप से होता है, जिसके अंत में राम के राजभक्ति की सूचना दी जाती है। भरत ननिहाल गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में राम अभिषेक को एक षड्यंत्र बनाकर दासी मंथरा कैकेयी को भटकाती है। यह गई गिरामती फेर का आश्रय न लेकर मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित किया गया है। मंथरा के शब्द भरत से सुध पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे, जो के कैकेयी के कानों में गूंजते रहते हैं। तब उसका क्षुद्र मात्र हृदय राम वनवास और भरत अभिषेक की याचना करता है। इसके पश्चात राम और उनके साथ सीता एवं लक्ष्मण वन को प्रस्थान करते हैं। उर्मिला भी सीता की तरह पति के साथ वन गमन का हठ कर सकती थी, परंतु तब लक्ष्मण आराध्य युग्म की सेवा न कर सकते, अतः वो साथ जाने का प्रस्ताव न कर दारुण विरह का वर्ण करते हैं। रघुकुल की इस सर्वाधिक दुखिनी वधु का गौरव गान ही साकेत के कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः आगे की सब घटनाओं का वर्णन उसने साकेत में रहकर ही किया। उर्मिला को छोड़कर वो नहीं जा सका। एक बार चित्रकूट गया भी तो संपूर्ण साकेत समाज, जिसमें उर्मिला भी शामिल है, लेकर चले गए थे। राम लक्ष्मण सीता के वन गमन के बाद दशरथ का मरण और उर्मिला की मूर्छा आदि का वर्णन है। भरत एवं शत्रुघ्न ननिहाल से बुला लिए जाते हैं। वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ हो वे बड़े दुखी होते हैं। राम को लौटाने के लिए चित्रकूट आ जाते हैं। चित्रकूट की सभा में कैकेयी भी अपनी सफाई पेश करती है। वाल्मीकि और तुलसी दुष्कर्मा कैकेयी को अपनी बात कहने का, पश्चाताप करने का अवसर नहीं देती। गुप्त जी सर्वप्रथम ये अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन्होंने कैकेयी के दोष परिहार का सफल प्रयत्न किया है। इन सब प्रयत्नों के पश्चात भी राम नहीं लौटते। ये अष्टम सर्ग तक की कथा है। नवम सर्ग में उर्मिला विरह है। दशम सर्ग में भी उर्मिला का विरह वर्णन ही है, जिसमें रामायण के बालकांड की कथा उर्मिला स्मृति के रूप में आई है।
पहले की चिर परिचित कथा का वर्णन आगे किया गया है, जिससे निश्चय ही रोचकता और औत्सुक की वृद्धि हुई है। एकादश और द्वादश सर्गों में शूर्पणखा प्रसंग, घर प्रदूषण वध सीताहरण, लक्ष्मण शक्ति प्रसंग आदि का वर्णन है। शूर्पणखा के विकलांग होने तथा घर दूषण के वध की बात शत्रुघ्न सुनाते हैं, जिन्हें कि एक व्यवसाय से इसका पता लगता है। इससे आगे लक्ष्मण शक्ति तक की कथा संजीवनी बूटी के नियमित निमित्त आए हुए हनुमान सुनाते हैं। हनुमान द्वारा लक्ष्मण के बेहोश होने का समाचार मिलते ही अयोध्या की सेना लंका प्रस्थान को तैयार हो जाती है। इतने में महामुनि वशिष्ठ आ जाता है और सेना प्रयाण को रोकते हैं। शेष युद्ध वे सबको अपनी योग दृष्टि द्वारा साकेत में ही दिखा देते हैं। इस प्रकार गुप्त जी ने चिर परिचित आख्यान को अधिक विश्वसनीय, रोचक एवं मौलिक बनाने के लिए अनेक नूतन उद्भावनाएं की है, जैसे उर्मिला वियोग, संपूर्ण वृत्त, कैकेयी के विक्षोभ का मनोवैज्ञानिक कारण, चित्रकूट की सभा में कैकेयी का सफाई पेश करना, पहले की घटना के बाद में वर्णन, लक्ष्मण को शक्ति लगाने की बात सुनते ही अयोध्या वासियों की शस्त्र सज्जा आदि। मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता एवं पोषक है। यही उनकी बड़ी विशेषता है। साकेत की सांस्कृतिक नींव काफी पुष्ट है, क्योंकि एक तो ये भारतीय संस्कृति के गौरवशाली संस्थापक है। प्रस्तुत काव्य साकेत में सीता भी राम की पत्नी से अधिक भारतीय लक्ष्मी के रूप में आई है। अतः उनका उद्धार राम पत्नी का न होकर भारतीय संस्कृति का उद्धार है। तात्पर्य यह है, आर्यत्व अथवा भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा ही साकेत का सांस्कृतिक उद्देश्य है। राम जीवन के कतिपय प्रमुख प्रसंगों के आधार पर वस्तुओं को संजोकर ही साकेत का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि साकेत में कवि हृदय इन भावपूर्ण स्थलों पर राम गया है और मूल कथा को छोड़ बैठा है। राम कथा एवं उर्मिला लक्ष्मण कथाओं में सामंजस्य स्थापित करने में कवि पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो सका है। अतः साकेत के वस्तु संकट में दोष आ गया है, ऐसा कुछ आलोचक मानते हैं। नवीनता ही इस रचना का प्राण है। इसी नवीनता में रचना की वस्तु विन्यास, शिथिलता, आच्छादित